अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान-पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। अध्यक्ष महोदय, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अर्थात स्व से समष्टि तक विकास और विस्तार की सहयात्रा। एक्सपांशन ऑफ द सेल्फ, moving from individual to the society, the nation and entire humanity। और ये चिंतन अंत्योदय को समर्पित है। अंत्योदय को आज की परिभाषा में where no one is left behind कहा जाता है। इसी भावना के साथ भारत आज इंटीग्रेटेड, इक्विटेबल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वपोषक हो, यही हमारी प्राथमिकता है। बीते 7 वर्षों में भारत में 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो अब तक इससे वंचित थे। आज 36 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी बीमा सुरक्षा कवच मिला है, जो पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर भारत ने उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस से जोड़ा है। भारत ने 3 करोड़ पक्के घर बनाकर बेघर यानी होमलेस परिवारों को होम ओनर्स बनाया है।
अध्यक्ष महोदय, प्रदूषित पानी भारत ही नहीं, पूरे विश्व और खासकर गरीब और विकासशील देशों की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए हम 17 करोड़ से अधिक घरों तक पाइप से साफ पानी पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। विश्व की बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने ये माना है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। दुनिया के बड़े-बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज
दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रैशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब खोली गई हैं, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा
कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मोपोथे, शुभो कर्मोपोथे, धोरो निर्भयोगान, सौब दुर्बल सौन्योस होक अवसान।
अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of India. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएन में ये संबोधन। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान पर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला किया है। आतंकवाद को संरक्षण देने वालों के लिए भी आतंकवाद खतरा है, उन्हें यह सोचना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो, कोई दूसरा देश अफगानिस्तान का इस्तेमाल ना करे, इसके लिए दुनिया को आगाह होना पड़ेगा। पाकिस्तान पर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बहुत बड़ा हमला बोला गया है। जो आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं, उसमें निशाने पर पाकिस्तान भी, चाइना भी और साथ ही साथ नसीहत यूएन के लिए भी। चाइना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रधानमंत्री ने यूएन को नसीहत दी है। कोरोना काल और अफगानिस्तान के दौरान यूएन पर सवाल उठे। आपको सुनाते हैं जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आगाह किया गया है दुनिया को इन खतरों को लेकर। To address the General Assembly. नमस्कार साथियों। Good morning, friends. His Excellency अब्दुल्ला शाहिद जी, His Excellency Mr. Abdullah आपको Shahid. अध्यक्ष पद संभालने की First of all, I would like to हार्दिक बधाई। warmly congratulate you on आपका अध्यक्ष assuming बनना the office of President of the सभी UNGA. विकासशील देशों Your becoming president और is a विशेषकर matter of pride for all developing small countries island developing and states के in लिए particular for small island गौरव की developing बात है। states. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, गत 1.5 वर्ष से for the last 1.5 years, पूरा विश्व the world 100 साल has में been आई सबसे grappling with बड़ी the worst pandemic महामारी का it has सामना seen कर in 100 years. ऐसी भयंकर महामारी में I pay tribute जीवन to गंवाने all वाले those who have lost their lives सभी लोगों in को the deadly corona मैं pandemic, श्रद्धांजलि देता हूं और and परिवारों I के साथ express my condolences संवेदनाएं व्यक्त to करता हूं। their families. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, मैं उस देश का I प्रतिनिधित्व कर रहा represent हूं a country जिसे that मदर ऑफ is डेमोक्रेसी का proud to be गौरव known हासिल है। as the mother of democracy. लोकतंत्र की हमारी We हजारों have had वर्षों की a महान great परंपरा रही। tradition of democracy that goes back thousands of इस years. 15 अगस्त को On 15th of भारत ने August this year, अपनी आजादी के India entered 75वें the साल में प्रवेश 75th किया। year of its independence. हमारी विविधता Our diversity हमारे सशक्त लोकतंत्र is की the पहचान है। identity of our strong. तो यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की ये बड़ी बातें आप देख रहे हैं और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन करारा जवाब जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, वो पाकिस्तान को दिया जरूर। किस अंदाज में, जरा आप खुद सुनिए। एग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है।
ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार, कुल मिलाकर 22 मिनट का ये संबोधन था। और आपका चैनल एबीपी न्यूज, हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी जो अनुमान लगा रहे थे, कुल मिलाकर उसी तरीके का ये संबोधन जिसमें बात की गई कोरोना के खिलाफ भारत ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी है, जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी बात भारत की तरफ से रखी गई, अफगानिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी बात भारत की तरफ से रखी गई और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। और ये जो अनुमान है, जो जानकारी है, वो मेरे सहयोगी लगातार हमें दे रहे थे। प्रणय उपाध्याय, आशीष कुमार सिंह की तरफ से ये जानकारियां साझा की जा रही थी, विकास भदौरिया की तरफ से ये जानकारी साझा की जा रही थी। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रणय के पास। पहले प्रणय, जिस तरीके का अनुमान था बिल्कुल उसी तरीके से बिना नाम लिए लेकिन कड़ा प्रहार पाकिस्तान को। बिल्कुल, विश्व के मंच से प्रधानमंत्री का भाषण ये स्पष्ट करने वाला था कि किस तरीके से दुनिया को आगाह रहने की जरूरत है, चाहे वो कोविड की चुनौती हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती हो। इन तमाम मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने दुनिया को आगाह किया। यूएन को जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया है कि यूएन अगर सुधरा नहीं या यूएन ने अपने में सुधार नहीं किए तो यूएन की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहा है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी साख पर सवाल है। और कोविड की चुनौती और अफगानिस्तान के हालात ने इस चुनौती को बढ़ा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए भी रोमाना क्योंकि भारत लगातार ये बात कर रहा है कि 75 साल पुराने इस संगठन में अब बदलावों की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया की जो मौजूदा हकीकत है इसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है।
और इसीलिए इन तमाम चीज़ों पर दुनिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। चाइना को संदेश देने की कोशिश की गई है, जो ग्लोबल कॉमन्स की बात है, समंदर पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो व्यापक विषय भारत ने बताए और साथ ही ये बताया कि किस तरीके से भारत की तरफ से उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, भारत ने किस तरह से बदलाव की करवट ली है। बिल्कुल, विश्व हित से जुड़े ये बड़े मुद्दे हैं और इस पे विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए भारत ने अपनी बात रख दी। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत ही मुझे लगता है एलिगेंट और बहुत फार रीचिंग इसका इम्पैक्ट होने वाला है। प्रधानमंत्री ने बहुत लार्ज स्केल पे, बड़े स्टेचर पे ये बातें कही हैं और थोड़ा तो ब्रैग हमें कर लेना चाहिए। बिल्कुल रुमाना, आप सही कह रही थी कि हर एक बिंदु जो एबीपी न्यूज़ ने बताया, प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से वही बातें की। एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को आज भी आगे रखा और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से भाषण दिया है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, जिसकी बात हम लगातार जिक्र कर रहे थे। और बिल्कुल जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं विकास भदौरिया के पास। विकास, एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को एक बार फिर से आगे रखा, एक्सक्लूसिव जानकारी जो हम कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जो जो बिंदु हो सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही पीएम का संबोधन। विकास, बिल्कुल, देखिए परसों से हमने जानकारी सबसे पहले दी थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो भाषण होगा उसमें प्रधानमंत्री किन मुद्दों को उठाएंगे, आतंकवाद से लेकर कोरोना वायरस, अफगानिस्तान और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार, इन मसलों को प्रधानमंत्री उठाने वाले हैं। और आज जो उनका 20 से 25 मिनट का भाषण था उसमें ठीक प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से कोरोना वायरस से शुरुआत करते हुए आतंकवाद से लेकर अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र महासभा हर बात का जिक्र किया। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को कहा कि भाई कोरोना से लड़ते हुए हमें आगे निकलना है। भारत के जो अनुभव है उनसे आप भी सीखिए, भारत आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। भारत के पास कोरोना की वैक्सीन है, उसकी उपलब्धता हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देश हमारा वैक्सीन, लगभग 85 करोड़ लोग वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। आतंकवाद पर उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आतंकवाद का जो संरक्षण देता है, आतंकवाद का उसको सबसे पहले शिकार होना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब ये सीधा निशाना उनका पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों पे था, क्योंकि चीन इस समय तालिबान की सरकार का समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान किस तरह से आतंकी गुटों को, आतंकी संगठनों को समर्थन, पैसा, हथियार उपलब्ध कराता है, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख इस बात को मानते हैं। जो बाइडेन से लेकर कमला हैरिस तक ने, जो कि अभी सरकार में नए आए हैं, उन लोगों ने भी, उन नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो कोरोना से लेकर आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार और अफगानिस्तान, हर उस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने छुआ जो एबीपी न्यूज ने जिसकी सबसे पहले जानकारी दी। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बिना नाम लिए, चाहे चीन की घेराबंदी करना हो उसकी विस्तारवाद की नीति को लेकर, चाहे पाकिस्तान को आईना दिखाना हो आतंकवाद को लेकर, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कड़ा संदेश और पूरी दुनिया को आगाह कर दिया गया है बिना नाम लिए। एक बार फिर से जरा सुनिए। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। 22 मिनट, करीब 22 मिनट लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएनजीए में यह संबोधन। सीधे आपको लेकर चलते हैं, विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। विवेक सर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, दो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बातें आपको इस 22 मिनट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कौन सी लगी सर? देखिए, और चीजों का तो जिक्र और बिंदुओं का जिक्र
हमारे सहयोगियों ने कर दिया है। मुझे जो सबसे एक बात महत्वपूर्ण लगी वो एक सिद्धांत की बात। आज के दिनों में चीन प्रगति कर रहा है और दुनिया में वो धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र के जरिए विकास नहीं होता। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि लोकतंत्र के जरिए विकास हो सकता है और हुआ है। उन्होंने भारत में जो विकास हुआ है, जो हम कोशिश कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, उसका विस्तार में वर्णन किया। इसमें हमारे पाकिस्तान से एक दोस्त बैठे हैं, वो भी मुझे लगता है यहां चीन जो सिद्धांत फैलाने की कोशिश कर रहा है उसका विरोध करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री से सहमति जताएंगे, क्योंकि उनका देश के तो जो रिश्ते हैं चीन से बहुत ही क्लोज हैं। लेकिन चीन की क्या वो इस प्रिंसिपल को भी मानते हैं कि कोई विकासशील देश डेमोक्रेसी के जरिए, लोकतंत्र के जरिए विकास नहीं कर सकता? यह प्रश्न जो प्रधानमंत्री ने उठाया है वो दुनिया के लिए मेरा मानना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल ये धारणा बनती ही जा रही है दुनिया भर में और चीन इसको बहुत तेजी से फैला रहा है कि हमारा विकास देखो, हम किस तरह हमारा उत्थान हुआ है, हमारा जो सिस्टम है वो दुनिया के लिए और खास तौर से विकासशील देशों के लिए सबसे अव्वल है, इसी के जरिए विकास होता है। प्रधानमंत्री ने आज साफ कह दिया कि यह गलत धारणा है। बिल्कुल, और वो भी आंकड़ों के जरिए। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, वो भी आंकड़ों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस विकास की यात्रा का जिक्र किया गया। कैसे 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सेवा हिंदुस्तान की तरफ से दी जा रही है, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के मकान देकर उन बेघरों को घरों का मालिक बना दिया गया। मतलब विकास वही सही जो सर्व समावेशी है और ये लोकतंत्र में ही संभव है। इस बात को रेखांकित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि खासतौर से आतंकवाद को लेकर भी एक तरीके से आईना दिखाने का काम जो पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बिना नाम लिए, और अफगानिस्तान को लेकर जो पूरी दुनिया को एक दायित्व समझाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जरा वो सुनिए। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर किस तरीके की चिंताएं यहां पर व्यक्त की हैं, पूरी दुनिया को एक तरीके से आगाह किया है। आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया जो ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही खास मेहमानों का पैनल। अब मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं खुशबू रोले जो एडवाइजर हैं, बोर्ड मेंबर ऑफ इंडिया वॉइसेस फ्रॉम ट्रंप कोalition, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, एक तरीके से अफगानिस्तान को लेकर मामला दो धारी तलवार जैसा है। इस बात को लेकर भी दुनिया को आगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का गलत इस्तेमाल ना हो, अफगानिस्तान की धरती का आतंकवादी फायदा ना उठाएं और ना ही कोई दूसरा देश अपना हित साधने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान का फायदा उठाए। साथ ही साथ दुनिया को भी दायित्व निभाना होगा अफगानिस्तान की जनता, महिलाओं, बच्चों, माइनॉरिटीज के लिए। खुशबू, बिल्कुल सही कहा।
क्योंकि वहां के लोगों को आज सबसे ज्यादा पूरी दुनिया की जरूरत है। अगर आज कोई उनके साथ खड़ा हो सकता है, उन्होंने इतने सालों फाइट किया एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, बट हार कर जिस तरीके से पुल ऑफ हुआ वो अच्छा तरीका नहीं था, एंड दे गेव अप। बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है वहां के लोगों के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो कब से कोशिश कर रहे थे कि वो फ्रीडम कभी ले पाएंगे, बट अब दे आर बैक इन द सेम सिचुएशन जहां पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हाथ काटना, उनके रूल्स आर वेरी पढ़ाई है नहीं है, हु नोज। इस सिचुएशन में जो मोदी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिरकार वो नेशन हमारी नेबरहुड में आता है, और किसी भी नेशन को अगर इस तरह छोड़ दिया जाए, वहां पे टेररिज्म पनपता है। वो पूरी दुनिया में कहीं भी एज अ बीमारी फैल सकता है। उसके पहले उसको